जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये टॉप जी के जीएस के प्रश्न है, पीवाईक्यू है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, यू रेलवे एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वह पूछा है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को दिया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और त्याग से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होगी। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधारों को बताए। कौन कौन से आधार? तो जन्म मतलब बाई बर्थ, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्रीय समावेशन। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीयों की नागरिकता समाप्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 10 जो है संविधान लागू होने के बाद भी नागरिकता बनाए रखने से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था का गठन किया गया था। आपसे पूछा कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था का गठन किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। यह संस्था केंद्र सरकार का थिंक टैंक है जिसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में है सुमन बेरी। मुख्य उद्देश्य होता है इसका दीर्घकालिक विकास, नीतियों की योजना, नवाचार, नीति निर्माण व क्रियान्वयन में सुधार। बाकी विकल्पों की बात करें तो वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है, योजना आयोग से अलग है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापित की गई पर योजना आयोग के साथ जुड़ी संस्था थी, इसका स्थापन नहीं। जीएसटी परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 279A के तहत गठित हुई, कर प्रणाली से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है, किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त भी कहा जाता है। आपसे पूछा किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त भी कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और इसे ही महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल कहा जाता है। या पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। विषुवत रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबा वृत्त है और सभी देशांतर रेखाओं इसे समकोण पर काटती है। बाकी विकल्पों की बात, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ये छोटे अक्षांश वृत्त है, महान वृत्त नहीं। और आर्कटिक वृत्त जो दिया हुआ है यह 66.5 डिग्री उत्तर या उत्तरी या ध्रुवीय क्षेत्र की सीमा है पर महान वृत्त नहीं है। तो कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और मकर रेखा जो होता है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त की थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त की थी, प्राप्त किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वह बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध से संबंधित आपको महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। एक इनका जन्म से संबंधित पूछता है तो इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बोध गया बिहार जो है इनका संबंधित स्थान या यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ उत्तर प्रदेश या प्रथम उपदेश थी जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा
संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1983 से लागू हुआ। इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, शीर्षक था द पंचायत। साथ ही अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर था। इसका निर्माण 1569 से 1574 ईस्वी में के बीच हुआ। इसे अकबर ने अपने आध्यात्मिक गुरु सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया था। कुछ समय तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। 1571 से 1585 तक यहाँ की प्रमुख इमारतें रही बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, जोधाबाई का महल आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की आधुनिक राजधानी 1960 के दशक में बसाई गई, मुगल काल से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली की बात हो तो मुगलों से पहले भी कई बार बसी पर यह नियोजित रूप में अकबर से पहले का शहर था। आगरा की बात करें तो मुगल शासन से पहले ही मौजूद था। सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था, अकबर ने इसे विस्तारित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह विश्व के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ हिम तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, नीली भेड़ जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है पर क्षेत्रफल छोटा है, लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और रासायनिक फैक्ट्री कहलाता है। यह शरीर में 500 से अधिक रासायनिक क्रियाएं कराता है। इसके प्रमुख कार्य है पित्त रस का निर्माण जो वसा के पाचन में सहायक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर ऊर्जा संग्रह करना, विषैले तत्वों का निवारण, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण, विटामिन ए, डी, B12 और लोह तत्व का भंडारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे। आपसे पूछा है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनहैप्पी इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। यह पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई थी। इसमें लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारत में प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार को उजागर किया। अन्य विकल्पों की बात करें तो यह भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज लेखक थे महात्मा गांधी, 1909 में आई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए ये सारी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है काकोड़ी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। आपसे पूछा है कि काकोड़ी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड हुआ था या 9 अगस्त 1925 को जब क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने हेतु ब्रिटिश खजाने की ट्रेन को लूटा था। इस घटना के मुख्य नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना में शामिल क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर
1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। उसी दिन अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद अब प्रयागराज में फांसी दी गई थी। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्य केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है मृदा की उर्वरता संरक्षण एवं पोषण प्रबंधन पर अनुसंधान करना। संस्थान किसानों को मृदा परीक्षण, भूमि सुधार और स्थायी कृषि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। आपसे पूछा कि ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1983 में। ताजमहल जो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह निर्णय उसके अद्वितीय स्थापित सौंदर्य, सांस्कृतिक महत्व और वैश्विक विरासत मूल्य के कारण लिया गया। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ। यह सफेद संगमरमर से बना मकबरा प्रेम का प्रतीक माना जाता है और विश्व के 7 आश्चर्य में भी शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश यात्रा करने का अधिकार भी शामिल है। यह सिद्धांत मेनका गांधी बनाम भारत संघ के प्रसिद्ध निर्णय में स्थापित किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 18 उपाधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तन्वी शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने यह सम्मान 2010 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए प्राप्त किया। यह गीत ए आर रहमान द्वारा संगीतबद्ध और गुलजार द्वारा लिखा गया, जबकि तन्वी शाह ने इसमें स्पेनिश लिरिक्स दिए थे। इस गीत ने बेस्ट सॉन्ग रिटर्न ऑफ मोशन पिक्चर सीडी में वो जो है ग्रैमी अवार्ड जीता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचे का निर्माण एवं रखरखाव करना। ब्यूरो का नारा है सर्वमेव सर्वसाधितम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ब्यूरो का संचालन बॉर्डर रूट्स डेवलपमेंट बोर्ड BRDB द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। इस अधिनियम में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इस सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने बंगाल में विधवा महिलाओं के अधिकारों के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाया था। यह कानून भारतीय समाज में सामाजिक सुधार की दिशा की एक महत्वपूर्ण कदम था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे, खिलाड़ी खेल की जोड़ी में कौन सा विकल्प गलत मिलान किया गया है। आपसे पूछा खिलाड़ी खेल की जोड़ी में कौन सा विकल्प गलत मिलान किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो साइना जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, एकदम सही है। मिताली राज क्रिकेटर है या महिला क्रिकेटर है, तो यह भी सही है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी है, तो यह भी सही है। साक्षी मलिक टेनिस दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। साक्षी मलिक भारत की प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी, किसकी खिलाड़ी है, कुश्ती की खिलाड़ी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गलत मिलान है, टेनिस की नहीं है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका यानी कि यूएसए उन देशों में से एक है जो दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, यानी एक व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता भी रख सकता है, हालांकि उसे दोनों देशों के कानूनों और दायित्वों का पालन करना होता है। भारत के बारे में बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के अनुसार। लेकिन भारत में ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नामक विशेष दर्जा मिलता है, या पूर्ण नागरिकता नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वीजा जैसा दर्जा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोग से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और भेदभाव को समाप्त करना। यह दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। इस दिन का प्रतीक चिन्ह है लाल रिबन, जो आशा, समर्थन और एकजुटता का प्रतीक है। 25 दिसंबर की बात है तो क्रिसमस डे मनाया जाता है। 8 मार्च को जो विकल्प में दिया गया है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है 1920 में निम्नलिखित में से किसने एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक शुरू किया था। आपसे पूछा कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक शुरू किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मूक नायक का अर्थ है बोल ना सकने वालों का नेता। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था। यह एक मराठी भाषा का पाक्षिक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य था दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाना और सामाजिक समानता की मांग करना। इस पत्र ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय आंदोलन की दिशा दी। बाकी विकल्पों की बात तो महात्मा गांधी, उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्र निकाले। लोकमान्य तिलक, उन्होंने केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में पत्र निकाला। राजा राममोहन राय, उन्होंने संवाद कमौदी और मिरर ऑफ सोसाइटी जैसे पत्र शुरू किए थे। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम है, तो प्लीज अभी अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो आप तैयारी पर ध्यान दे दीजिए और बढ़िया से आप पढ़िए कि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। और हाँ, इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। और हाँ, अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।